सादक साहब ने सड़क पर एक बूढ़ी औरत को कचरे से खाना उठाकर खाते देखा तो इसे घर ले आए और बहू से कहा कि इन्हें खाना बनाकर दो और नहलाकर अच्छे कपड़े पहना दो। इसके बाद बूढ़ी औरत से पूछा तो वो बोली, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर इंग्लैंड चले गए हैं। तो सादक साहब ने इसे घर पर ही रख लिया। तो बहू ने शोर डाल दिया कि अम्मा का बूढ़ी से कोई चक्कर है। तो सादक बहू साहब ने बहू को थप्पड़ दे मारा और जब बेटे घर आए तो उन्होंने आधी रात को दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया और बोले, बुढ़ापे में हमें बदनाम करने पर तुले हुए हो। और जब सुबह उठे तो इनके कदमों तले जमीन निकल गई दरवाजे पर। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात बाप से करते हुए, या शर्म बेच खाई है तुमने? फराज नजरें झुकाए सादक साहब के सामने खड़ा था और वो गजबनाक लहजे से बात कर रहे थे। फराज कहने लगा, अब्बा जी मैंने इसलिए कहा था कि अभी फराज की बात मुंह में थी कि सादक साहब भड़क उठे। कहने लगे, तुमने ये बात कही तो कही कैसे? कहने लगा, वो नीलोफर ने। ये कहकर वो चुप हो गया। सादक साहब समझ गए कि ये कान बहू ने ही भरे हैं। कहने लगे कि शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बात करती हो? तुम्हारी बीवी ने कहा और तुमने मान लिया। अरे मेरी क्या उम्र शादी की है? 70 से ऊपर उम्र हो चुकी है मेरी। कब्र में पाँव लटके हुए हैं और तुम कह रहे हो कि मैं शादी कर लूँ? फराज, आज तो तुमने ये बात कह दी है और मैंने सुन ली। आइंदा कभी तुमने ये बात दोबारा अपनी ज़ुबान पर लाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करूँगा। वैसे ही थप्पड़ मार दूंगा जैसे बचपन में मारा करता था। चलो निकलो मेरे कमरे से बाहर और जाकर अपनी बीवी का दिमाग ठीक करो। फराज फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। सादक साहब की बीवी हयात ना थी, घर में बेटा और बहू थे या पोता पोतियाँ। जब बेटे की शादी की तो बहू ने पहले बहुत कहा कि ऐसा करो अपने अब्बा की शादी करवा दो, मुझसे इतनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती। लेकिन सरफराज ने नीलोफर को समझाता रहा कि अब्बा जी तो ऐसी बातें पसंद ही नहीं करते। लेकिन नीलोफर को ससुर की 2 रोटियां भारी पड़ती थी। नाक मुंह चढ़ाए वो घर के काम करती थी। हालांकि फराज ने हर काम लाजमा घर पर लाकर रखी थी। सिर्फ और सिर्फ खाना ही पकाना जिम्मेदारी थी या फिर ससुर को नाश्ते का पूछ लेना। सादक साहब के भी कोई खास नखरे ना थे, लेकिन बहरहाल गुस्से के बहुत तेज थे। घर में अब भी सादक साहब की बात चलती थी और यही बात नीलोफर से बर्दाश्त नहीं होती थी। वो चाहती थी कि सारी हुक्मरानी मेरी हो, मैं सियाह सफ़ेद की मालिक रहूं। इसकी जब भी सहेलियां इसे मिलने आती तो खूब शोर शराबा होता। सादक साहब वक्त के पाबंद रात को 10 बजे तक सो जाते थे, इसलिए शोर गुल इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार वो सो रहे थे, जब बच्चों के शोर शराबे से आंख खुली। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो नीलोफर की 2 दोस्तें आई थीं और इनके बच्चे नहायत ही बदतमीज़ किस्म के थे। लॉन्ज में रखे सोफों पर उछल रहे थे, शोर मचा रहे थे। सादक साहब ने डांटना शुरू कर दिया। नीलोफर की दोस्त भी हैरत से देखने लगी। उन्होंने कहा, बेटे तुम्हारे बच्चे यहाँ पर सोफों पर उछल कूद मचा रहे हैं और तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा? और ये क्या शोर शराबा मचा रखा है? क्या इन्हें तमीज से बैठना नहीं सिखाया? ये नहीं सिखाया कि किसी के घर बैठने के क्या आदाब होते हैं, क्या तौर तरीके होते हैं? मेरे पोते पोतियां तो ऐसे नहीं हैं। नीलोफर को ये बात बहुत बुरी लगी। इसकी सहेली नीलोफर से कहने लगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। नीलोफर कहने लगी, नहीं नहीं रुको, खाना खा कर जाना। लेकिन वो ना रुके। कहने लगी, तुम्हारे ससुर ने तो मुझे जलील करके रख दिया। अरे बच्चे हैं तो उछल कूद तो करेंगे, शोर शराबा भी करेंगे। ये क्या बात है कि जो भी मेहमान आए इनके मुताबिक रहें? भाई मैं आज के बाद नीलोफर तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। अगर तुमने आना हुआ तो मेरी तरफ इजाज़त है, आ सकती हो। नीलोफर अपनी दोस्त के सामने बहुत शर्मिंदा हुई। कहने लगी, मैंने तो सास ससुर का झंझट पाला ही नहीं। जब मेरी शादी हुई मैंने अनवर से कह दिया कि मैं इस माहौल में नहीं रह सकती। शुरू शुरू में मुझे अनवर से और सब घर वालों से लड़ना झगड़ना पड़ा और इसके बाद मैं अलग हो गई। तब से मेरी ज़िंदगी बड़े सुकून में है। तुमने पता नहीं क्यों अपने ससुर को इतना सर पर चढ़ा रखा है। बुढ़ा अपने कमरे में क्यों नहीं बैठता रहता? खाना पानी मिल रहा है, इतना काफ़ी नहीं है? नीलोफर कहने लगी कि सादक साहब को इतना भी ज़्यादा चीखने चलाना नहीं चाहिए था। फराज तो अपने बाप के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता। इसकी सहेली कहने लगी, तुम कहती नहीं हो तो वो सुनेगा कैसे? अरे एक काम करो, अपने ससुर की शादी करवा दो, इनकी बीवी आएगी तो इन्हें संभाल लेगी। और फिर फराज से कहो कि तुम्हें लेकर अलग हो जाए। नीलोफर को जो बात बड़ी अच्छी लगी, इसने आस्ता आस्ता फराज का जहन बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ये बात फराज ने सादक साहब से कही तो वो हत्थे से ही उकड़ गए। फराज बुरा सा मुंह बनाता हुआ वापस आया। कमरे का दरवाज़ा खोला तो नीलोफर मुंतजिर थी। कहने लगी कि अब्बा से बात की? फराज ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कहने लगा, तुम्हें मना किया था ना मैंने, लेकिन तुम्हें तो शौक है मुझे बाप के सामने जलील करवाने का। अब्बा ने इतनी बातें सुनाई हैं कि मैं बयान भी नहीं कर सकता।
اور خبردار جو آئندہ تم نے مجھ سے اس قسم کی بات کی تو ایک تو آفس سے تھکے ہوئے گھر پہنچو اور اوپر سے تمہاری کوئی نہ کوئی بکواس شروع ہو جاتی ہے۔ توبہ ہے، میں تو اپنے ابا کے سامنے ذلیل ہو کر آ گیا ہوں۔ فراز نے تکیہ درست کیا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ نیلوفر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ پوتے پوتیاں اپنے دادا سے بہت محبت کرتے تھے۔ صادق صاحب انہیں اٹھ بٹھا کر دین کی باتیں بتاتے، صحابی اور صحابیات کے واقعات سناتے۔ بچے بڑے غور سے ساری باتیں سنتے تھے، ان کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب بھی سکھاتے اور کہتے بیٹا یوں بیٹھنا چاہیے، کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کسی کے گھر میں جا کر شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچے اپنے دادا کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا تھا۔ دادا کے کمرے کے چھوٹے موٹے کام بھی اس کی پوتی کر دیتی تھی۔ دادا جی کہتے صادق صاحب کے گلے لگتے تھے، ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے ذہنی ٹینشن بھی دور ہو گئی ہو۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ ایک بار وہ نماز پڑھ کر آ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں کچرے کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ شکل و صورت میں بھلے گھر کی لگتی تھی لیکن کپڑوں کی حالت بھی خراب تھی، کہیں کیچڑ لگا ہوا تھا، کہیں گند، اور پتہ نہیں کچرے سے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ صادق صاحب کو اسے دیکھ کر بہت ہی حیرت ہوئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ آخر یہ عورت کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ دیکھا تو باسی روٹی کے ٹکڑے تھے جو وہ اٹھا کر اپنے دوپٹے کے اندر رکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر صادق صاحب کو بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ وہ اس عورت کے پاس آ کے کہنے لگے بہن تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے ایک نظر صادق صاحب کو دیکھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ صادق صاحب نے کہا کہ کیا بھوک لگی ہے بہن؟ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر کہنے لگی ہاں بھائی صاحب بھوک لگی ہے، پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا۔ صادق صاحب کہنے لگے بہن اگر برا نہ مناؤ تو میرے گھر میں چلو، میں اپنی بہو سے کہہ کر تازی روٹی تمہیں پکوا دیتا ہوں، پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا۔ یہ بات سن کر وہ کچرے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی 2 روٹی کھاؤں گی۔ صادق صاحب نے کہا ہاں 2 3 جتنی چاہو کھا لینا۔ وہ اٹھ کر صادق صاحب کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ صادق صاحب نے جب گھر کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ ان کی بہو نے نہیں کھولا تھا۔ نیلوفر نے جب صادق صاحب کے ساتھ ایک اور عورت کو دیکھا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ عورت بڑے میلے اور گندے کپڑوں میں تھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں سے بو اٹھ رہی تھی۔ بڑی ناگواری سے نیلوفر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ صادق صاحب گھر کے اندر داخل ہوئے، پھر اس خاتون سے بھی کہنے لگے بہن اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر نیلوفر کچھ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی ابا جی یہ کون ہے؟ کہنے لگے نیلوفر بیٹا یہ بہن کچرے سے کھانا ڈھونڈ کر کھا رہی تھی، ایسا کرو کہ اسے اپنا کوئی جوڑا دے دو تاکہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن لے اور پھر اسے گھر کی تازی روٹی بنا کر دے دو۔ یہ سن کر نیلوفر نے بڑی ناگواری سے ناک چڑھائی تھی، بہرحال انکار کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس عورت کو کہنے لگی باہر بیٹھو، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنا ایک پرانا سا جھوڑا نکال کر اس کو پکڑا دیا۔ باہر غسل خانہ ہے، نہا دھو کر کپڑے پہن لو۔ وہ عورت غسل خانے میں چلی گئی، نہا دھو کر نیلوفر کا پرانا لباس پہن کر آ گئی۔ اس میں بھی کافی صاف ستھری لگ رہی تھی۔ نیلوفر نے اس کو تازی روٹی بنا کر دی، ساتھ میں کھانا دیا۔ یوں وہ کھانا کھا رہی تھی جیسے کہ کتنے دن سے بھوکا ہو۔ نیلوفر نے 4 روٹیاں اس کو پکا کر دی اور وہ چاروں کی چاروں کھا گئے۔ صادق صاحب اسے غور سے دیکھ رہے تھے، کہیں سے بھی وہ فقیر نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی غریب گھر کی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ عورت کھانا کھا کے فارغ ہوئی، صادق صاحب کہنے لگے بہن چائے پیو گی؟ وہ کہنے لگی آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے کھانا کھلا دیا، بس اتنا ہی احسان آپ کا کافی ہے۔ اس کے لہجے سے لگتا تھا کہ جیسے اچھے گھرانے کی ہو۔ عمر لگ بھگ 50 سال تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں کیوں یوں لگتا ہے جیسے کہ آپ اچھے گھر سے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کون سا اچھا گھر؟ کیسا اچھا گھر؟ وہ اچھا گھر جس گھر میں میں بیاہ کر آئی تھی اور یہی سمجھتی رہی کہ یہ میرا گھر ہے، لیکن میری ساس ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ یہ اس کا گھر ہے، اس لیے مجھے اسی کے مطابق رہنا پڑے گا۔ اپنی ساری جوانی میں نے ساس سسر کی خوب خدمت کی۔ جب ساس سسر کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر کہنے لگے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے اس گھر کو اپنا خواہ سمجھ کر خوب سجایا سنوارا، اپنے بچوں کی پرورش کی، تعلیم دلوائی، ان کو تعلیم دلوانے کی خاطر اپنی ساری خواہشات کو پس پشت ڈال دیا۔ بچوں کے لیے کوشش کرتی رہی، قربانیاں دیتی رہی، اچھی تعلیم دلائی، اچھی نوکریاں کرنے لگے، پھر بیرون ملک میں جا کر بس گئے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اب میں بھی سکون کی خوشحال زندگی بسر کروں گی، لیکن انہی دنوں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی،
क्योंकि बेटे इंग्लैंड में काम करते थे। मैंने बड़े बेटे के लिए अपने भतीजी को पसंद किया था, लेकिन बड़े बेटे ने फ़ोन पर कह दिया कि इसने किसी अंग्रेज़ औरत से शादी कर ली है, क्योंकि इसको वहाँ ग्रीन कार्ड चाहिए था। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि शादी जहाँ करो, तुम लोगों ने इतना पैसा कमा लिया है, अब जहाँ वापस आ जाओ पाकिस्तान। लेकिन वो नहीं आए और मैं तनहा हो गई, खुशियों को तरसने लगी। तीनों बेटों ने वहीं शादी कर ली। मेरे पास इनकी शादी की तस्वीरें ही आई थी। फिर इसके बाद इनके बच्चों में पैदाइश पे बच्चों की तस्वीरें आ जाती। बस यही रिश्ता था मेरा अपने बच्चों के साथ, जिनकी खातर मैंने तपती धूप और सख्त सर्दी को बर्दाश्त किया, लेकिन इनके आराम सुकून में कमी नहीं आने दी। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो बच्चों ने अपनी ख्वाहिशात को तरजीह दी, अपनी ज़िंदगी को, अपनी कैरियर को तरजीह दी। कहने लगी कि फिर भी इसका दिल नहीं भरा, और ये कहते हुए कहने लगी, मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया, अब मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे। पर नहीं, कहने लगे, अम्मा इतने बड़े मकान का क्या करोगी? हमारे काम कारोबार में बड़ी तंगी है, वैसे भी वो घर हमारा है, लेकिन हम तुम्हें छोटा सा घर ला कर देते हैं। मैंने इनकार कर दिया कि इस घर में तुम्हारे बाप की यादें हैं, और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी घर को दी है, ये मेरा घर है। तो बेटी कहने लगी, नहीं, ये हमारे बाप की विरासत है, इस पर आपका कोई हक नहीं। बच्चों ने ज़बरदस्ती वो घर बेच दिया। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर एक छोटा सा एक कमरे का मकान मुझे ले दिया, जो इतना छोटा था कि बस एक कमरा छोटा सा और सहन शुरू में, और छोटे से किचन पर मुश्तमिल था, और इलाका भी पसमानदा सा था। घर में घुटन का एहसास होता था। मुझे बड़े घर में रहने की आदत थी। मेरे बच्चे सारा पैसा लेकर दोबारा इंग्लैंड चले गए, और दोबारा मुझे पलट कर नहीं पूछा। महीने का खर्चा देना भी छोड़ दिया। शायद माँ नहीं, पैसा चाहिए था जो इन्हें मिल गया। कहने लगी, मेरा सारा जेवर भी वो लोग ले गए, और मेरे पास कोई जरिया भी नहीं। अब क्या करूं और कहाँ से पेट पालूं? मजबूर होकर घर से निकलना पड़ा। फिर सोचा कि इस मकान को किराए पर दे देती हूँ, कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे, जिससे मेरा खर्चा हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो घर किराए का है, और 3 महीने का ही किराया मेरे बेटों ने भरा था। ये सोचकर मैं रोने लगी। अपने बेटों को बहुत फ़ोन किया, तीनों में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि इन्हें अब मेरी क्या ज़रूरत थी। मकान तो इनको मिल चुका था। बहरहाल मैं मकान का किराया देने से कासर थी, इसलिए घर से निकल पड़ी। सड़कों पर रहने पर मजबूर हो गई। फुटपाथ पर सोते हुए मुझे बहुत रोना आता था, क्योंकि मैंने बड़ी ऐश की ज़िंदगी गुजारी थी। बेशक बच्चों की खातर सर्द गर्म मौसम देखा था, लेकिन कभी जो फुटपाथ, कभी पर सोने का तजर्बा नहीं था। लेकिन अब मैं क्या करती? कोई कपड़े दे जाता, कोई रोटी दे जाता, तो कभी नहीं देता। जब कोई खाने को कुछ न देता तो फिर मैं कचरे से ढूंढ कर खा लेती हूँ। अब जब तक सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी की गाड़ी को आखिर चलानी है। ये सुनकर सादिक साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो रो भी रहे थे। सादिक साहब कहने लगे, बहन तुम यहाँ अपने भाई के घर रह सकती हो। सादिक साहब कहने लगे कि जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो, तुम्हें यहाँ खाना भी मिलेगा और ज़िंदगी की सहूलियात भी। वो कहने लगी कि ये सब मुनासिब नहीं है, मैं सड़क पर ही रहकर गुजारा कर लूँगी। सादिक साहब ने कहा कि तुम मेरी बहनों जैसी हो, मुझ पर तुम्हारी 2 रोटियां कभी भी भारी नहीं पड़ेंगी। वो बेचारी मान गई। सादिक साहब ने अपनी बहू को कहा कि इसे एक कमरे में रहने दो, बस इसे खाना पीना देती रहना, चाहो तो घर का थोड़ा बहुत काम भी करवा लेना। नीलोफर ये सुनकर बड़ी हैरान हुई। कहने लगी, वैसे तो बुढ़ा शादी करने को तैयार नहीं, और एक गैर औरत को घर में रखने के लिए कह रहा है। इस वक्त तो नीलोफर चुप रही और इस औरत को एक कमरा दे दिया। वो औरत नीलोफर के साथ बहुत सारे काम भी करवाने लगी। बर्तन धो देती, कपड़े धो देती, लेकिन इससे ज़्यादा काम काज की आदत भी न थी। बस छोटे मोटे काम करवा देती थी। लेकिन नीलोफर ने आस्ता आस्ता फराज के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगी, तुम्हारा बाप वैसे तो इज्जत की बात करता था कि दूसरी शादी करूंगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि इस उम्र में ये सब कर रहा है और गैर औरत को घर में रखा हुआ है। मैंने तो अक्सर इस औरत को तुम्हारे बाप के कमरे से निकलते हुए देखा है, वो भी रात के 2 या 3 बजे। ये सुनकर फिराज बहुत हैरान हुआ था। वो इसे अपने बाप पर गुस्सा भी आने लगा। फिलहाल तो इसने अपने बाप को कुछ नहीं कहा। 1-2 रोज़ बाद सादिक साहब ने इस औरत के लिए 5-6 जोड़े भी लिए, और कहने लगे, ये पहन लेना, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। इन्हें इस बात का दुख था कि जवान औलाद ने माँ को बेआसरा छोड़ दिया था। वो बेचारी कहाँ रहेगी? नीलोफर बार बार फराज को यही कहती रही कि इस औरत से हमारा कोई तलक नहीं, फिर हम इसे क्यों अपने पास रखें। फराज भी इस बात पर राज़ी हो गया कि इस औरत को यहाँ से निकाल देना चाहिए।
एक बार जब सादक साहब नमाज पढ़ के आ रहे तो घर में लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। सादक साहब जब घर के अंदर दाखिल हुए तो नीलूफर और फराज इस औरत से लड़ रहे थे कि तुम्हारी वजह से मोहल्ले वाले हमें बुरा भला कह रहे हैं। कहते हैं कि इसका बुढ़ा बाप पागल हो गया है, इसलिए एक औरत को बिना किसी रिश्ते के अपने घर पर रखा है। ये सुनकर सादक साहब को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे, इसको मैंने बहन बनाकर लाया हूँ। लेकिन फराज इस बात पर राज़ी नहीं था। कहता था कि इसे घर से बाहर निकालें, ये यहाँ नहीं रहेगी, हमारी बहुत बदनामी हो रही है। सादक साहब कहने लगे कि मैं इसे अपनी बहन समझता हूँ और ये इसी घर में रहेगी। किस मोहल्ले वाले ने तुमसे ये बात की है, इसे लाकर मेरे सामने खड़ा करो। हालांकि ये बात किसी ने नहीं कही थी, एक मन घड़त सी बात थी जिसे नीलोफर उठा रही थी और फराज अपनी बीवी का साथ दे रहा था। कहने लगा, अब्बा ये औरत यहाँ नहीं रहेगी, हम मोहल्ले में अपनी बदनामी नहीं चाहते, इसे यहाँ से बाहर निकालें। जब इसकी औलाद ने इसे नहीं संभाला तो हमने कोई इसका ठेका ले रखा है। ये जैसे पहले ज़िंदगी गुजार रही थी इसे गुजारने दें। सादक साहब ने कहा, ये मेरा घर है, अगर तुम ज़्यादा ज़बान दराजी की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। नीलोफर कहने लगी, ऐसे कैसे निकाल लेंगे, आप वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, कानूनी हिसाब से आपकी हर चीज़ का हकदार सरफराज है। फिर फराज से कहने लगी कि कब तक तुम अपने बाप से डर कर रहते रहोगे, अपना हक लेना सीखो, और वैसे भी हम इस औरत को अपने घर में क्यों रखें, इसे इस घर से बाहर निकालो। सादक साहब ने जब रोती हुई इस औरत को देखा तो कहने लगे, पहले इसके बच्चों ने इसके साथ ज्यादती की, अब तुम लोग करना चाहते हो, मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन फराज गुस्से में आ गया, कहने लगा, ये औरत यहाँ नहीं रहेगी। सादक साहब ने कहा कि अगर ये यहाँ से निकली तो मैं तुम लोगों को भी निकाल दूंगा, क्योंकि वो खुद भी थर थर काँप रहे थे, गुस्से से बेहाल हो रहे थे। सादक साहब में इतनी ताकत कहाँ थी कि बेटे का मुकाबला कर सकते। फराज कहने लगा, मुझे तो लगता है महल्लेदारों की बातें सच्ची हैं, वाकई आपका इस औरत से चक्कर है, तभी आप इसे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। ये सुनना था कि सादक साहब ने फराज के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं इसे बहन समझ रहा हूँ और तुम बकवास कर रही हो, कौन है जो तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास बार रहा है। फराज ने बाप पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया। इनके मुंह पर थप्पड़ मारा तो वो औरत देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, मेरी खातिर आप लोग आपस में न लड़ें, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फराज कहने लगा, ये अकेली नहीं जाएगी। सादक साहब तो बेटे के रवैये को देखकर हैरान रह गए। फिर फराज कहने लगा, आप भी इसके साथ बाहर निकलेंगे। फराज ने धक्के मार मार कर दोनों को ही घर से निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सादक साहब खामोशी से बेटे के इस रवैये को देखकर दिल बर्दाश्त होकर रोने लगे। लेकिन अगली सुबह जैसे ही फराज और नीलोफर उठे तो मोहल्ले में एक शोर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मोहल्ले वाले बाहर खड़े थे। इनके साथ साथ सादक साहब भी थे और वो औरत भी। मोहल्ले वाले कहने लगे कि फराज, तुम घर से बाहर जाओ, क्योंकि सादक साहब को हम शुरू से जानते हैं, वो बहुत ही हमदर्द तबीयत के मालिक हैं और हमेशा लोगों का भला करते आए हैं। फराज को कहने लगे कि तुम्हें अगर अपनी असलियत का पता चल जाए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। असल में सादक साहब की कोई औलाद नहीं थी और हम सब मोहल्ले वाले ये जानते हैं कि तुम्हें वो यतीम खाने से इस वक्त लेकर आए थे जब तुम चंद माह के थे, और तुम्हें बेटे की तरह पाला, तुम्हारी शादी की और तुम्हें बेटे की तरह ही रखा, और आज तुम इन्हें धक्के देकर निकाल रहे हो। चलो यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है और ना ही तुम्हारी बीवी की। सादक साहब ने तो हमेशा हमें मना किया था कि हमसे कोई भी तुम्हें ये ना बताए कि तुम यतीम थे, और आज तुम ही इन्हें धक्के देकर नकार रहे हो। ये सुनकर तो फराज के होश उड़े थे और नीलोफर भी हैरान थी। फराज तो सादक साहब से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मोहल्ले वालों ने दोनों मियाँ बीवी को बच्चों समेत बाहर धक्के देकर निकाला। सादक साहब रो रहे थे। फराज इनके पैरों में बैठ कर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। नीलोफर भी रोने लगी कि आइंदा मैं आपके साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करूँगी। सादक साहब ने फिर इन्हें माफ़ कर दिया। सादक साहब कहने लगे, मैंने तो ये राज अपने दिल में ही दफन किया था, कभी ये सोचा नहीं था कि फराज एक यतीम बच्चा है। मैं तो हमेशा से अपनी औलाद समझा और मैं लोगों की ऐसे ही मदद करता था, लेकिन मुझे इस औरत की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि इसका बहाड़ापा अच्छा गुजर जाएगा। मोहल्ले वाले ने तो इसे शक की नज़र से ना देखा ना कुछ कहा, लेकिन तुम लोगों ने ही बात का ढक्कन बना दिया। सादक साहब अपने घर में वापस जा चुके थे और वो औरत भी इनकी बहन बनकर रह रही थी। अलबत्ता फराज और नीलोफर की अकड़ ज़रूर ख़त्म हो चुकी थी।